हाँ, तो आज अपन करने वाले हैं कक्षा 10th की जो प्रश्नावली 6.2 उसका प्रश्न नंबर 7। ये क्या कह रहा है प्रश्न देखो, जैसे प्रश्न पढ़ रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग अपन चित्र बनाते रहेंगे। प्रश्न जो कह रहा है ये देखो, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है। 6.1 प्रमेय का मतलब होता है जब त्रिभुज के अंदर एक रेखाखंड किसी एक भुजा के समांतर होगा तो वह रेखाखंड दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी, ये कहता है। ठीक है, तो 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें। ठीक है ना, सिद्ध करना है, बोल रहा है क्या करना है, यहाँ से देखते हैं। एक त्रिभुज का तो मतलब एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये त्रिभुज, त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम नहीं है तो नाम अपनी तरफ से लिख देंगे ए बी सी, ए बी सी। ठीक है ना, इस भाषा को पढ़ करके चित्र बनाएंगे जैसा कुछ कह रहा है वैसे। ठीक है ना, ये कह रहा है एक त्रिभुज, ये रहा एक त्रिभुज के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से बोले। अब बताओ त्रिभुज कितनी भुजा होती है, 3 होती है। तो एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, तो किसी एक भुजा का मध्य बिंदु ले लेंगे। तो मैंने ए बी भुजा का मध्य बिंदु लिया, मध्य बिंदु होगा ठीक बीच में, तो मैंने यहाँ बीच में लिया। ठीक, ठीक है ना, और इस बिंदु का नाम दे दिया डी। क्या नाम दे दिया, डी नाम दे दिया इसको। इस मध्य बिंदु को क्या नाम दिया, इस मध्य बिंदु को नाम दिया अपने डी नाम दे दिया। ठीक है, अब देखिए फिर क्या करें, मध्य बिंदु से होकर, ये रहा मध्य बिंदु, इससे होकर दूसरी भुजा के समांतर, मतलब ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तो इस पहली भुजा का मध्य बिंदु लिया, इस दूसरी भुजा के समांतर होगा। ठीक है ना, लिखा ना, मध्य बिंदु से होकर, तो इस मध्य बिंदु से होकर एक रेखा खींचेंगे, रेखा खींच दी। ठीक है ना, और देखो ए बी त्रिभुज लिया, इसका मध्य बिंदु लिया डी, डी से होकर एक रेखा खींचेंगे, डी से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये रही दूसरी भुजा, इसके समांतर रेखा खींचेंगे। अब ये रेखा सी भुजा को यहां पर स्पर्श करती है, प्रतिच्छेद करती है, इसको नाम दिया ई। ठीक है ना, तो भुजा के समांतर खींचेगी रेखा, लिखा ना, दूसरी भुजा के समांतर खींचेगी रेखा। तो ये पहली भुजा का मध्य बिंदु, इस मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये रही दूसरी भुजा, इसके समांतर रेखा खींचेगी। ठीक है ना, रेखा खींचेगी, वो क्या करेगी, समांतर खींचेगी रेखा, ये रही समांतर खींचेगी रेखा। ठीक है ना, क्या करेगी, तीसरी भुजा का समद्विभाजन करेगी, ये रही तीसरी भुजा, इसका करेगी समद्विभाजन। समद्विभाजन का मतलब होता है समान दो भागों में बांटना। समद्विभाजन का मतलब क्या होता है, समान दो भागों में बांटना। ये जो ऐसी लाइन है, अगर इसकी लेंथ 10 है तो समद्विभाजन के अनुसार 5 और 5 हो जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं समद्विभाजन। इसका मतलब ये सिद्ध करना है कि ये जो मध्य बिंदु से होकर जो रेखा खींची गई है वो बीसी के समांतर है और इस ऐसी लाइन का समद्विभाजन करती है, मतलब ये और ये बराबर होगा, ये सिद्ध करना है, ये अपने को सिद्ध करना है। तो यहां लिख देंगे हल, त्रिभुज एबीसी में डी मध्य बिंदु है ए बी का, डी मध्य बिंदु है किसका, ए बी का। ठीक है, अब जब डी मध्य बिंदु बोल दिया गया है, अब आपको पता है ना, जैसे मार्कर है, ये देखो मार्कर है, अब इसका मैं मध्य बिंदु से, मैंने इसको मध्य बिंदु से पकड़ रखा है, इसका मतलब यहां से यहां तक की दूरी, मतलब ये दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है ना, तो वैसे ही ये जो रेखाखंड है ए बी, इस रेखाखंड के बीच में बिंदु बी लिया, तो डी से ए तक की दूरी और डी से बी तक की दूरी, ये दोनों दूरी बराबर होगी। अगर ये 5 है तो ये 5 होगी, ये 6 तो 6 होगी। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ लिख दिया गया डी बिंदु मध्य बिंदु है, जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है, इसलिए ये ए डी दूरी और ये ए बी दूरी बराबर हो जाएगा, और ये बराबर लाना है, सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो डी मध्य बिंदु ए बी का, इसलिए मैं ए डी बराबर डी बी लिख सकता हूं, इसलिए ए डी बराबर डी बी होगा। इसको बोल दिया समीकरण नंबर 1। ठीक है ना, उसके बाद बोला गया है मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, इसका मतलब डीई जो है दूसरी भुजा बीसी के समांतर है, तो लिख देंगे डीई समांतर है बीसी के, ये दिया हुआ है।
कैसे पता चला? यहाँ लिखा है समांतर खींची गई, मतलब बिंदु डी से जो मध्य बिंदु है, यहाँ से जो डी ई रेखाखंड खींची गई है, ये जो रेखाखंड है बीसी के समांतर है, तो लिख दिया। अब आप देख पा रहे हो इस त्रिभुज के अंदर यहाँ समांतर का संबंध दिया हुआ है, डीई समांतर बीसी के। जब एक त्रिभुज के अंदर कोई रेखाखंड त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर होता है तो वह क्या करता है, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो शेष भुजा AB होगी और शेष भुजा AC होगी, तो इस भुजा को समान अनुपात में विभाजित करेगा, AD बटा DB और AE बटा EC। तो यहाँ पर अपन 6.1 परिमेय का यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ समांतर का संबंध आ गया 6.1 के अनुसार, है ना, BPT फॉर्मूला लगेगी। जब ये समांतर है तो इस भुजा का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है परिमेय 6.1 से। तो यहाँ लिख देंगे इस भुजा का अनुपात AD बटा DB क्या होगा, बराबर होगा किसके, इस भुजा के और इस भुजा के अनुपात के। तो AE बटा EC ये कैसे आया, यहाँ लिख देंगे परिमेय 6.1 से आया, परिमेय 6.1 से आया। क्यों? क्योंकि जब इस त्रिभुज के अंदर DE BC के समांतर है तो शेष दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसलिए मैंने संबंध लिख दिया, ये समांतर है तो शेष दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, और मैं लिख दिया परिमेय 6.1 से। अब क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो मैं लिख देता हूं सिद्ध करें, यहाँ लिखा हुआ है सिद्ध करें, सिद्ध करें। क्या सिद्ध करना है, ये लिखा है ना, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा ये रही, देखो पहली भुजा का तो मध्य बिंदु लिया, यहां से जो रेखाखंड खींचा वो दूसरी के समांतर है, लिखा हुआ है देखो समांतर है दूसरी के, तो ये दूसरी के समांतर है। तो पीछे बची कौन सी, तीसरी भुजा AC बची। तो इस तीसरी भुजा AC का क्या करेगी, समद्विभाजित करती है, मतलब इसको बराबर समान दो भागों में बांटती है। इसका मतलब AE और EC को बराबर साबित करना है, ठीक है ना। तो ये सिद्ध करना है, AE और EC ये सिद्ध करना है। इस लाइन का मतलब ये हुआ तीसरी भुजा के समांतर है, इसका मतलब ये हुआ AE बराबर EC ये लेके आना है, ये सिद्ध करना है। अब कैसे करेंगे, अब मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, ये सब कुछ आ गया ना, अब ये सिद्ध करना है, तो मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से क्या होगा, जब आप देख पा रहे हो AD किसके बराबर है, DB के, और DB किसके बराबर है, AD के। इसका मतलब इस भुजाओं के अनुपात के अंदर AD की जगह में DB लिख सकता हूं और DB की जगह में AD लिख सकता हूं। तो मैं ये अनुपात लिखूंगा फिर से AD बटा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना बेटा, AE बटा EC ये तो वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूं, AD को तो AD लिखा, लेकिन अब यहाँ बट्टे में क्या DB, मैं बट्टे में DB नहीं लिख रहा, इस बट्टे में मैं DB नहीं लिख रहा, मैंने समीकरण 1 से लिखा ना, DB बराबर क्या AD, तो मैं इस DB की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस DB की जगह में AD लिख दूंगा। तो DB की जगह मैंने क्या लिख दिया, AD, यहाँ लिखा ना समीकरण 1 से। तो इस समीकरण 1 से DB की जगह मैंने AD लिख दिया, और आप AD की जगह DB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब AD की जगह DB लिखोगे तो दोनों ऊपर नीचे DB हो जाएगा। यहाँ पर मैंने DB की जगह AD लिखा है, इस DB की जगह मैंने AD लिख दिया, तो दोनों ऊपर नीचे AD हो जाएगा। अब देखो AD से AD कट गया तो क्या आंसर आ गया, 1। तो मैं इस यहाँ पर 1 आ गया, बराबर आ गया AE आ गया, AE, ठीक है ना। और बट्टे में क्या बेटा, EC। अब मैं क्या करूंगा, इसके बट्टे में 1 लगा सकता हूँ, क्योंकि 1 के बट्टे में 1 लगाने से इसके वैल्यू कोई चेंज नहीं होगा, वापस वही रहेगी, वैल्यू वही रहेगी ना। अब मैंने क्या किया, मैंने तिरछी गुणा कर दी, इसको गुणा इससे कर दी, ठीक है ना, इसको इससे गुणा कर दी, इसकी गुणा इसको इससे गुणा कर दी। तो 1 को इसी से गुणा किया और इसको इससे गुणा किया, AE को 1 से गुणा किया, तो इधर उत्तर आया EC बराबर इधर उत्तर आया AE। ये सिद्ध करना था, AE और EC को बराबर लाना है। AE और EC को बराबर लाने का मतलब होगा ये भाग बराबर है, तो ये सिद्ध हो जाता है कि DE ने AC का संधिभाजन किया। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, ये आगे ना, ये हो गया हैज प्रूफ। तो लिख देंगे इस प्रकार DE ने AC का संधिभाजन किया, DE AC का संधिभाजन करेगी, और संधिभाजन से ये दोनों बराबर हो गए, आंसर आ गया अपना हैंस प्रूफ, नोट कर लीजिए। हाँ, तो अब करते हैं आज का प्रश्न नंबर 8। इसमें लिखा है प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होता है।
ये अपने को सिद्ध करना है परिमेय 6.2। परिमेय 6.2 कहती क्या है? परिमेय 6.2 कहती है जैसे ये देखो, ये जो त्रिभुज है, ठीक है ना, तो 6.2 परिमेय क्या कहती है? जब इस भुजा का मतलब इस भुजा का अनुपात बराबर होगा, ये अनुपात ये बराबर ये अनुपात ये, मतलब कहने वाला जब दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो ये इसके समांतर होता है, ये सिद्ध करना होता है। जैसे मैंने लिखा ABC, यहां मैं लिख रहा हूं D और E, तो जब AD बटा DB और AE बटा EC ये अनुपात बराबर होगा, इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो ये DE रेखा इस भुजा के समांतर होगा, BC के समांतर होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। और दूसरा ये 6.2 भी ऐसे कह रही है, ठीक है ना, कि दो भुजाओं का अनुपात जब बराबर होता है तो DE BC के समांतर होगा, ये 6.2 कहती है। और ये अपने को सिद्ध करना है यहाँ पे, तो देख लेते हैं। जैसे जैसे कह रहा है वैसे अपन चित्र बनाते रहेंगे। ये कह रहा है एक त्रिभुज की, तो पहले त्रिभुज बनाएंगे। ये त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है ना। इस त्रिभुज का नाम रख देंगे ABC, ठीक है ना, ABC। अब क्या कह रहे हैं? एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा, किन्हीं दो मतलब कोई भी दो भुजा, या तो मैं इन दो का मध्य बिंदु ले सकता हूँ यहाँ यहाँ, या फिर मैं इन दो का मध्य बिंदु यहाँ और यहाँ ले सकता हूँ, या फिर मैं इन दो भुजाओं का मध्य बिंदु यहाँ और यहाँ ले सकता हूँ। कोई दो भुजा का मध्य बिंदु लेना है, तो मैंने ये भुजा और ये भुजा सेलेक्ट की है, तो मैं इस भुजा का मध्य बिंदु लूंगा और इसका मध्य बिंदु लूंगा। इसको नाम दिया D, इसको नाम दिया E, इन दोनों को मिला देंगे, मिला दिया। अब जिसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ो, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, तो ये भुजा का मध्य बिंदु और ये दूसरी भुजा का मध्य बिंदु, इन दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बना? DE बना। क्या बना? DE बना। मिलाने वाली रेखा कौन सी है? DE है। मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा DE है। ये तीसरी भुजा जो कि BC है उसके समांतर होगा। मतलब तीन भुजा होती है, तीन भुजा होती है, तो इन दो भुजा का तो मध्य बिंदु हो गया और पीछे बची शेष तीसरी भुजा, तो इस तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो दो भुजा का मध्य बिंदु D और E, इन दो भुजा के मध्य बिंदु जो है वो तीसरी भुजा BC के समांतर होगा। ये अपने को सिद्ध करना है। मतलब यहाँ मध्य बिंदु दे दिया तो इसका मतलब ये और ये बराबर होगा, ये भी मध्य बिंदु है, मतलब ये भाग बराबर होगा। बोला गया ना दो भुजा के मध्य बिंदुओं को, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, मतलब ये AD और ये DB बराबर है। ये भी मध्य बिंदु है, तो AE और इसे भी क्या है? बराबर है। तो अपने को क्या सिद्ध करना है कि जो मध्य बिंदु से जो रेखा मिलकर बनी ना DE जो बनी है वो BC के समांतर, ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो लिख देंगे हल। क्या दिया गया है? D और E मध्य बिंदु है AB BC का, D त्रिभुज ABC में लिखना पड़ेगा। त्रिभुज ABC में बिंदु D व E, बिंदु D व E मध्य बिंदु है, ये लिख दिया। और सिद्ध क्या करना है? DE समांतर BC है, तो सिद्ध करना है। सिद्ध करें DE समांतर BC है, ये सिद्ध करना है। और समांतर सिद्ध करने के लिए अपन 6.2 का प्रमेय का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो 6. D मध्य बिंदु है AB का या AB पर, सीधा लिख देंगे D मध्य बिंदु है AB पर, इसलिए मैं AD को और DB को बराबर कह सकता हूँ। AD और DD जो है वो बराबर है, इसको मैंने बोल दिया। D मध्य बिंदु है AB पर, तो इसका मतलब AD बराबर BD है। तो मैं इसमें ऐसा कुछ लिख सकता हूँ क्या? जैसे मैंने ऐसे लिखा इसको, ये दोनों के दोनों बराबर है, इसका मतलब AD बराबर AD लिख सकता हूँ, या फिर BD बराबर BD, दोनों के दोनों बराबर है। मतलब अगर मैं यहाँ 2 लूंगा तो ये भी 2 होगा, और अगर मैं यहाँ 7 लूंगा तो ये भी क्या होगा? 7 होगा। मतलब दोनों का अनुपात बराबर होगा, है ना। तो ऐसा संबंध दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा? तो इसका मतलब दोनों बराबर है, तो मैंने इसको एक मान लिया, ये भी एक है तो ये भी एक है ना। तो मैंने ऐसे कर दिया AD बराबर BD, और इसको मैंने इंटू ए कर दिया। क्या कर दिया? इंटू ए, क्योंकि देखो वापस वही आना चाहिए, जो मान चेंज नहीं होना चाहिए, वापस वही आना चाहिए पहले जैसे। तो देखो 80 था, अब भी पहले भी 80 था, BD इंटू ए किया, अब BD को गुणा 1 से करूंगा तो पहले भी BD था और अभी भी गुणा करने पर BD ही आएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं इसको बोल दूंगा यहाँ पर ऐसे AD, ये BD गुणा में इसको इधर लेके आ जाएंगे, भाग में आ जाएगा, बराबर में क्या रह जाएगा? 1। ये कहलाएगी आपके समीकरण नंबर 1।
समीकरण 1, ठीक है ना। ठीक इसी तरह क्या रहेंगे, ठीक इसी तरह ई मध्य बिंदु ए सी पर, तो लिख देंगे ई मध्य बिंदु है ए सी पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब जब ये मध्य बिंदु है ना, तो इसका मतलब ये ए ई और ई सी भी क्या होगा, बराबर। अगर ये 4 है, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 5 है तो ये 5 होगा, ये 11 है तो ये भी 11 होगा, कहने का मतलब है, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये ए ई और ई सी बराबर है, तो मैंने इसको भी 1 और 1 मान लिया, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए ई और ई सी बराबर है। तो ठीक इसकी तरह मैंने जो काम यहाँ के वही काम यहाँ करूंगा। तो मैंने ए ई का ए ई रखा और ई सी को मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि वैल्यू चेंज ना हो, वापस वैसा का वैसा प्राप्त हो जाए। ए ई का ए ई ही है, ठीक है ना। और देखो ई सी को गुणा करूंगा 1 से, वापस ई सी आएगा, पहले भी ई सी था, अभी भी ई सी है, गुणा करने पर ई सी ही प्राप्त होगा, कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई ना। अब मैं क्या करूंगा, ए ई जो गुणा में था इसको ले आए पक्षांतर में, बट्टे में, भाग में आ जाएगा। जो गुणा में था इधर वो इधर पक्षांतर में भाग में चला जाएगा, तो ये हो गया ई सी। ए ई ये जो गुणा में था इधर आ गया भाग में, ई सी, ठीक है, बराबर 1। ये हो गया आपकी समीकरण नंबर 2। अब देखो ठीक है इसकी तरह, अब इसको देखो, इसको देखो, ये RHS है, इस एक समीकरण का RHS और दूसरे समीकरण का RHS। जब RHS बराबर होता है तो समीकरण का LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं लिख दूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से RHS बराबर है तो इसका LHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसलिए समीकरण 1 का LHS AD बटा DB या BD बराबर है समीकरण नंबर 2 का LHS AE बटा EC के। अपन देख पा रहे हैं अब यहाँ पर AD बटा DB AE बटा EC, मतलब इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर परिमेय कौन सी लग रही है, 6.2, तो यहाँ लिख देंगे परिमेय 6.2 लगी यहाँ। अब परिमेय 6. यहाँ लिख देंगे परिमेय 6.2 के अनुसार, परिमेय 6.2 के अनुसार जब इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो ये मध्य बिंदु से जो रेखा बनी है DE वो इस तीसरी भुजा के समांतर होगी, इसलिए इसको बोलते, इसलिए DE समांतर होगी BC। ये आंसर आ गया अपना। ये सिद्ध करना था अपने को, दिखाओ ना, ये देखो तीसरी भुजा के समांतर होगी, मतलब सिद्ध ये करना था अपने को, सिद्ध करना था जो DE है तीसरी भुजा BC के समांतर है, ये सिद्ध करना था अपने को। और ये अपना आंसर आ गया। देखो जब दो भुजा का अनुपात बराबर है तो ये DE समांतर BC के, ये आ गया हैंस प्रूफ, नोट कर लीजिए।